गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के सेकंड फेज आयोनिक इक्विलिब्रियम की। चैप्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और आयोनिक इक्विलिब्रियम आपके आगे भी काम आएगा क्लास 12th में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अब नाम देखो, आयोनिक इक्विलिब्रियम, नाम से पता लग रहा है ऐसा इक्विलिब्रियम जो आयंस के बीच में डेवलप हो। मतलब अगर कोई केमिकल ब्रेक डाउन होकर आयंस फॉर्म करता है, कैटायन एंड एनायन, तो उस केमिकल और उसके आयंस के बीच के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो क्या लिखा हमने, जैसे सपोज आपके पास एक आयनिक सॉल्ट है या आयोनिक कंपाउंड है, CH3COONH4+, अमोनियम एसीटेट, पढ़ा हुआ है आपने 10th में अमोनियम के सॉल्ट्स। इफ वी डिसोसिएट अमोनियम एसीटेट तो क्या बनाएगा, अमोनियम आयन एंड एसीटेट आयन। तो अनआयोनाइज्ड स्पीशीज और उसके आयंस के बीच के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। सही है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, नोट्स में आपके पूरा मेंशन है, रीड करके लिख लेना, वरना आप चाहे तो इजीली अपने मन से बना के लिख सकते हैं। देखिए, आयोनिक इक्विलिब्रियम जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल जो कैटायन और एनायंस को फॉर्म करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा केमिकल जो ब्रेक डाउन होकर कैटायन और एनायन फॉर्म करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सही, एग्जाम्पल क्या है सबसे बड़े इसके, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट का मतलब NaCl नहीं है, पूरे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स लाइक MgCl2, CaCO3, NaCl, आपके Na2CO3, NaHCO3, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आपने पढ़े थे क्लास 10 चैप्टर 2 में, और वहाँ पढ़ा था आपने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे ही क्या होते हैं, 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीट डिसोसिएशन शो नहीं करते हैं, और आयोनिक इक्विलिब्रियम हमेशा मैक्सिमम केसेस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में ही डेवलप होता है। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ही मैक्सिमम आयोनिक इक्विलिब्रियम आपको दिखेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल वे वैसे ही है, वीक एसिड, वीक बेस, ये होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए वीक एसिड में कौन कौन सा होता है, वीक एसिड है आपका H2CO3, ये वीक एसिड है। CH3COOH वीक एसिड है, ये याद कर लेना, 3-4 एग्जाम्पल ये बहुत काम के हैं। वीक बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है। MgOH2, ये वीक बेस है। CaOH2, ये वीक बेस है ना। तो वीक बेस कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। ओके, ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू कैटायन एंड एनायन। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आपको पता है कौन कौन से होते हैं, HCl, H2SO4, NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में। तो 10th की चीज़ें हैं, कुछ नया स्पेशल है नहीं अभी तक, तो आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। देखिए बेटा, एक छोटा सा टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अब समझो आप, जैसे सब मेरी बात ध्यान से, अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आएंगी, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स और चीज़ें। समझो, सपोज आपने वाटर लिया और आपने वाटर में केमिकल डाला A। आपने वाटर लिया और वाटर में क्या डाला, केमिकल डाला A इज एन इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है जो अपने कैटायन एनायन को फॉर्म करता है, और आपने इलेक्ट्रोलाइट के डाले 10 मोल्स। ओके, जैसे आप वाटर में डालोगे, आउट ऑफ 10 मोल आपके 8 मोल्स इलेक्ट्रोलाइट क्या हुए, डिसोसिएट हुए, और 2 मोल्स क्या हुए, डिसोसिएट नहीं हुए। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालोगे और आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइट के कुछ ही मोल्स आपके कैटायन एनायंस को फॉर्म करेंगे, और बाकी मोल्स क्या हो जाएंगे, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह जाएंगे।
ये किसका प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक एसिड्स की, वीक बेस की। उस केस में अगर आपको बताना है भाई आपका इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, तो उसका फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री का मतलब होता है बेटा यहाँ परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आपका केमिकल या इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। और सिंपल फॉर्मूला है अल्फा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो यहाँ कितने मोल डिसोसिएट हुए? 8 मोल्स, तो ऊपर आ जाएगा 8 और टोटल मोल कितने लिए आपने? 10। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 0.8। अगर अल्फा की वैल्यू 0.8 है तो इसका मतलब है 80% डिसोसिएशन। तो आप क्या बोलोगे? ये इलेक्ट्रोलाइट ए 80% डिसोसिएट हुआ है। अगर ये वैल्यू 0.2 है तो आप क्या बोलोगे? ओनली 20% डिसोसिएट हुआ है। जनरली अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ही इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और अल्फा की वैल्यू जितनी कम होती है उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू कम होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होती है। अप्रॉक्स 100% होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों? क्योंकि हम जितना इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डालते हैं वो सारा इलेक्ट्रोलाइट 99.99% कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाता है। सही है। दूसरी चीज़, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे केमिकल जो कैटायन और एनायन में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सही। तो ये तो हमारे काम का है नहीं, हमारे काम का यही है। आगे देखिए, इस चैप्टर में एसिड और बेस कॉन्सेप्ट है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, लेकिन 10th के साथ साथ 11th के स्टैंडर्ड के भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के एसिड्स एंड बेस होते हैं और डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो वो हम देखते हैं वन बाय वन करके कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट डिराइव करा है। देखिए स्टूडेंट्स, एसिड और बेस की फर्स्ट थियरी है आपकी आर्हेनियस थियरी। आर्हेनियस थियरी आपने पढ़ी हुई है क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। सेम टू सेम वही थियरी है, कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल थियरी है। देखिए क्या थियरी है। देखिए बेटा, इस थियरी के अकॉर्डिंग आरएनएस क्या बोलता है? एसिड्स वो केमिकल होते हैं जो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं एंड रिलीज H+ आयन इन वाटर। मतलब कोई भी ऐसा केमिकल जिसके पास हाइड्रोजन है और वाटर में H+ आयन को रिलीज कर सकता है उसे हम बोलते हैं एसिड। अभी भी हमने ये पढ़ा है 10th में। एंड बेस कोई भी वो केमिकल जिसके पास OH- है एंड OH- को वाटर में रिलीज कर सकता है आर कॉल्ड बेस। ये वही 10th की कॉन्सेप्ट, HCl लिया, वाटर लिया, H3O+, Cl-। कई बार ऐसे लिखते हैं HCl वाटर H+ Cl-, बट एक्चुअल में सही ये है। HCl क्या करता है? अपने H+ आयन को रिलीज करता है वाटर को। H+ आयन वाटर में कभी भी फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता है, ध्यान रख लेना मेरी बात। ये फिर भी कई टीचर्स लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, कई लोग लिखते हैं, इवन बुक्स में आता है लिखा हुआ HCl एरोसाइन H+ एंड Cl-। H+ आयन का फ्री एग्जिस्टेंस वाटर में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही HCl H+ आयन रिलीज करता है वो H+ आयन क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन करके लॉन पेयर बना हुआ वाटर के इजीली क्या बनाता है? H3O+ आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये, और कई बार इसको H+ आयन भी बोल देते हैं, बट H+ आयन बोलना ज़्यादा बेटर नहीं है। हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड्स क्या करते हैं? वाटर की प्रेजेंस में H+ आयन को रिलीज करते हैं, और H+ आयन क्या करता है? वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम बनाता है। यहाँ मैंने डायरेक्टली बना दिया है, H+ दिया इसने, H3O+ Cl-। सही। सिमिलरली बेस क्या करता है? जैसे NaOH वाटर की प्रेजेंस में कैसे ब्रेक होगा? Na+ एंड OH-। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे ब्रेक होगा? NH4+ OH-। तो ये सब 10th के हैं। सिमिलरली OH क्या करता है? OH- वाटर से रिएक्ट करके नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बना देता है H3O2-। बट इसका इतना बड़ा रोल है नहीं कहीं। तो हम जो बात करते हैं ना OH- की, OH- नॉट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केमिस्ट्री। जनरली हम OH इसी फॉर्म में लिखते हैं, NH4OH, NH4+ OH-। तो यहाँ तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन जब आप
अपन लेवल पे जाओगे केमिस्ट्री में तो कई बार बोलेगा एसिड रिलीज H3O प्लस आयन, एसिड रिलीज H प्लस आयन, तो चक्कर पड़ता है बच्चे को। जिसने ध्यान से 11th क्लास नहीं पढ़ी है तो उसको चक्कर आते हैं, बोलता है कभी तो सर लिखते हैं H3O प्लस, कभी लिखते हैं H प्लस, है क्या आखिर में? दोनों लिख सकते हो आप चाहो H प्लस लिखो, आप चाहो H3O प्लस लिखो, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। तो ये थियरी थी आपकी आर्हेनियस की थियरी। लेकिन इस आर्हेनियस थियरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्यों है? क्योंकि ये सबसे पुरानी थियरी है एसिड बेस की, बहुत पुराने टाइम की बात हो गई। अभी तो बहुत लेटेस्ट थियरीज हैं एसिड और बेस की, तो बहुत पुरानी थियरी है। क्या लिमिटेशंस है वो देखिए बेटा, आर्हेनियस थियरी की लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट है सारे के सारे। आई ओपनिंग कॉन्सेप्ट क्यों है? देखिए, नंबर 1, could not explain why the free existence of H plus and OH minus not possible। ये थियरी हमें ये नहीं बताती कि H प्लस और OH माइनस का फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों H प्लस एंड OH माइनस वाटर से रिएक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दिस थियरी नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ सच केमिकल्स विच डू नॉट कंटेन H प्लस एंड OH माइनस। ऐसे केमिकल जिसमें H प्लस और OH माइनस नहीं है, ये थियरी उन केमिकल्स के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती है। मतलब ये केवल उन्हीं एसिड्स और बेस को एक्सप्लेन कर सकती है विच कंटेन H प्लस आयन और OH माइनस आयन। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। याद करिए क्लास 10, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का है। एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? ना तो इनके पास हाइड्रोजन है, ना इनके पास OH है। तो भाई ये MgO बेसिक नेचर का क्यों है, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के क्यों है? दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन। ये बड़े बड़े लिमिटेशंस हैं फ्लॉप करने के लिए। एंड थर्ड, ये थियरी बोलती है ऑल द एसिड्स एंड बेस केमिकली रिएक्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ एसिड वाटर की एब्सेंस में अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है? NH4Cl। तो सम एसिड्स एंड बेस ऑल्सो रिएक्ट इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो भाई वाटर की एब्सेंस में रिएक्शन क्यों कर रहा है? तो दिस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन। तो ये लिमिटेशंस है आपके आर्हेनियस के, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है वो सब अभी मैं बदलने वाला हूँ, सब कुछ चेंज करने वाला हूँ मैं आपका। देखिए नेक्स्ट थियरी में, देखिए बेटा, आर्हेनियस के बाद एक और साइंटिस्ट हुआ आपका, और साइंटिस्ट था ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ये दो साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान से, ये कुछ बिल्कुल नया है। एसिड्स वो केमिकल होते हैं जो प्रोटॉन को रिलीज करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। इन लोगों ने क्या बोला? H प्लस आयन को बोला प्रोटॉन। अब प्रोटॉन क्यों बोला? देखिए क्लास 9 में बता देता हूँ, वैसे नई चीज़ है। देखिए फिर H के पास क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, सही। अगर H अपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे तो क्या बनेगा? H प्लस। मतलब इसके पास क्या बचा? ओनली प्रोटॉन बचा। तो H प्लस आयन ऐसा आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इवन क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में H प्लस आयन नहीं बोलते हैं, हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो H प्लस को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, सही है। तो ये जी के बढ़ा लो अपनी। दूसरी चीज़ देखिए, ऐसा केमिकल जो H प्लस को रिलीज करता है केमिकल रिएक्शन में वो होता है एसिड, और ऐसा केमिकल जो H प्लस को गेन करता है, प्रोटॉन को गेन करता है केमिकल रिएक्शन में, वो होता है बेस। अब जैसे यहाँ देखिए कि रिएक्शन, ये लिया मैंने HCl और ये लिया मैंने अमोनिया, रिएक्शन करिए। एक और चीज़ सुन लो, ऐसा कोई भी केमिकल जिसके सेंट्रल एटम के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, उससे ले रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी केमिकल जिसके सेंट्रल एटम के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे बेस होते हैं। बिठा लो दिमाग में, 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम HCl की रिएक्शन करते हैं NH3 से, तो ये बनता है आपके पास NH4 प्लस, और
और ये Cl माइनस, ये मैंने अलर्ट करके लिख दिया बेटा, है ना, समझो। अब HCl ने क्या करा, ये चेंज हुआ Cl माइनस में, तो क्या रिलीज करा भाई इसने, HCl ने रिलीज करा H प्लस को, तो भाई HCl क्या हो गया, HCl हो गया एसिड, सही। HCl क्या हुआ आपका, एसिड। अगर HCl रिएक्टेंट साइड पर एसिड है तो उसका नेचर प्रोडक्ट साइड पर हो जाएगा बेस के जैसा। तो आप ये Cl माइनस बनाए, इसको बोलोगे कॉन्जुगेटेड बेस। बिल्कुल नई चीज है, क्यों बोलेंगे बताऊंगा अभी मैं। HCl क्या है, एसिड, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन H प्लस रिलीज करा। कोई भी केमिकल जो रिएक्टेंट साइड पर एसिड होता है वो प्रोडक्ट साइड में क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। तो आप क्या बोलोगे, कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस का मतलब पेयर, ये जो बेस है इस एसिड का पेयर है। सिमिलरली अमोनिया ने क्या करा, इसमें चेंज हुआ NH4 प्लस में, तो NH3 ने क्या करा, H प्लस को गेन करा। तो आप क्या लिख दोगे, गेन H प्लस, तभी तो बना NH4 प्लस। इसको हम क्या बोलेंगे, गेन करने वाले को बेस। और अगर ये बेस है तो इसके पेयर को इधर हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेटेड बोलो या कॉन्जुगेट बोलो, अब क्यों बोल रहे हैं देखिए। अब ये देखा हमने रिएक्शन को लेफ्ट से राइट में, HCl चेंज HCl चेंज हुआ आपका Cl माइनस में, तो Cl माइनस में चेंज हुआ तो HCl ने क्या करा, H प्लस को रिलीज करा, तो एसिड हो गया। और तो उस एसिड का जो Cl माइनस बना उसको हम क्या बोलेंगे, उसका पेयरिंग बेस, मतलब कॉन्जुगेट बेस। जबकि NH3 ने क्या करा, H प्लस को गेन करा, तो उसका जो पेयर बना NH4 प्लस उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। ये ध्यान रखना, ये है ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से सुनिए इसमें। अब हमने बोला ये एसिड क्यों है, अब इसको उल्टा देखो रिएक्शन के यहाँ से। अब NH4 चेंज हुआ किसमें, NH3 में। अब उल्टा देखो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। NH4 प्लस क्या हुआ, NH3 में चेंज, तो इसको देखो, यहाँ मतलब NH4 प्लस ने क्या करा, H प्लस रिलीज करा, तभी तो बना ही है। तो क्या बन गया ये एसिड। Cl माइनस ने क्या करा, H को गेन करा, तो क्या बन गया ये बेस। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जो केमिकल रिएक्टेंट साइड पर एसिड है उसका पेयर प्रोडक्ट साइड में जाता है बेस, और जो केमिकल रिएक्टेंट साइड पर बेस है उसका पेयर क्या बन जाता है, एसिड। इसको बोलते हैं एसिड बेस कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड बेस कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो आप बोलोगे वॉट एवर केमिकल विच इज एसिडिक इन रिएक्टेंट साइड, its pair on product side behaves like a base, and the chemical on reactant side is a base, its pair on product sides behaves like a acid. This system is called acid base conjugated system. सही है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन करते हैं इसका और समझ में आएगा आपको। देखो बेटा इससे क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन देखो सामने क्या लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके पास ये केमिकल है वाटर HCO3 माइनस HSO4 माइनस एंड अमोनिया। आपको इन केमिकल्स का बताना है कॉन्जुगेट बेस और इन्हीं केमिकल का बताना है कॉन्जुगेटेड एसिड। अब ट्रिक से होगा ये सॉल्व। ट्रिक से कैसे होगा, सबसे पहले इधर ध्यान दो, इधर इसको मत देखो, यहाँ ध्यान दो। अगर ये कॉन्जुगेट एसिड है, सॉरी ये कॉन्जुगेट बेस है, तो ये क्या होगा एसिड। फिर सुन लो मेरी बात, कैसे ट्रिक से करना नहीं होगा, ये उलझ जाओगे बुरी तरीके से। अगर ये कॉन्जुगेट बेस है तो इसको क्या इमेजिन करना पड़ेगा आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसको एसिड। इसको देखना ही नहीं है बिल्कुल, इधर देखना ही नहीं है बिल्कुल बंद कर दो इधर देखना। अगर वो बेस है तो ये क्या होगा एसिड, और एसिड क्या करता है H प्लस को रिलीज। तो वाटर अगर H प्लस को रिलीज किया, वो जरूरत देखना बिल्कुल, वाटर अगर H प्लस को रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा OH माइनस। तो H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा OH माइनस। भाई ये बेस है तो उसको ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे ही ये
H प्लस को रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा CO3 माइनस 2। CO3 होता है ना माइनस 2, भाई H प्लस निकला तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा वहाँ। ऐसे ही H प्लस यहाँ से निकलेगा तो क्या बन जाएगा SO4 माइनस 2। ऐसे ही H प्लस यहाँ से निकलेगा तो क्या बन जाएगा NH2 माइनस। क्यों लगाया माइनस, प्लस वाला निकलना है। अब देखिए, अब इधर समझो, अगर ये कॉन्जुगेट एसिड है तो इसको क्या इमेजिन कर लेना, इसको इमेजिन कर लेना बेस। अगर ये एसिड है तो इसको क्या इमेजिन करोगे बेस, और बेस क्या करता है H प्लस को गेन करता है, तो आप क्या लिखोगे प्लस H प्लस क्या बन जाएगा H3O प्लस 3 हो जाएंगे। गेन करोगे H प्लस तो प्लस से माइनस कर देगा कैंसिल, तो क्या बन जाएगा H2CO3। गेन करोगे H प्लस तो प्लस से माइनस कैंसिल क्या हो जाएगा H2SO4। गेन करोगे H प्लस, न्यूट्रल है तो क्या बन जाएगा NH4 प्लस। कई लोग इसको ऐसे समझाते हैं, एक बार H प्लस को ऐड कर दो, एक बार H प्लस को माइनस कर दो, लेकिन वो सही तरीका नहीं है समझाने का। वो क्या है, वो केवल रट्टालॉजी वाला है, ट्रिक है। ट्रिक इज नथिंग इन लाइफ। केमिस्ट्री में किसी सब्जेक्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, वो ट्रिक होती है अपने आप को बचाने का तरीका। कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड करना है, समझना पड़ेगा। ये एसिड है तो इसको बेस इमेजिन कर लो, और ये बेस है तो इसको एसिड इमेजिन कर लो। तो ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आपको केमिकल देगा और पूछेगा इसका कॉन्जुगेट एसिड या इसका कॉन्जुगेट बेस बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 1। एक और करते हैं, देखिए। अब जैसे ये देखो आप क्वेश्चन, आपको दिया CO3 माइनस 2 और आपको दिया जैसे यहाँ OH माइनस। अब मैंने बोला आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओगे क्या है। तो अगर एसिड बताना है तो इसको क्या इमेजिन करोगे बेस, और बेस क्या करता है H प्लस को ऐड कर लो। H प्लस -2 है तो प्लस का 1 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा -1, तो क्या बन जाएगा HCO3 माइनस का 1 लगाते नहीं है बट समझाने के लिए लगा रहा हूँ, है ना। H प्लस ऐड करोगे OH में क्या बन जाएगा H2। तो बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास है ना, इजीली आप कर सकते हो। मुझे लगता है कहीं आपको ट्रबल आने वाली है। देखिए बेटा, लास्ट देखते हैं इस लेक्चर का। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ओवर द आरएनएस कॉन्सेप्ट। क्यों ये अच्छा है, देखिए। दिस कैन एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ केमिकल्स विच डू नॉट कैरी H प्लस और OH माइनस। सही बात है, ये उन केमिकल्स का भी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर बता सकता है हमें जिसके पास H प्लस और OH माइनस आयन नहीं हो। एडवांटेज नंबर 2, कैन एक्सप्लेन और एसिडिक और बेसिक रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अभी करी थी हमने रिएक्शन है ना। एंड कैन एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ आयंस ऑल्सो। मतलब जब आपके आयंस बनते हैं प्रोडक्ट साइड में तो उसके भी नेचर को बता सकता है, क्योंकि इधर जो एसिड है उधर क्या बन जाएगा बेस, और जो उधर बेस है वो कौन बन जाएगा इधर एसिड। एंड नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, दिस थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन बिटवीन द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। अब यहाँ देखिए, CaO मेटल का ऑक्साइड बेसिक है, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है। अब इनकी रिएक्शन से बना CaCO3। अब इसमें ना तो किसी ने प्रोटॉन दिया ना किसी ने प्रोटॉन लिया, तो भाई यहाँ कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। दिस थियरी नॉट एक्सप्लेन, मतलब ये थियरी एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड की रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करती, क्योंकि ना तो यहाँ कोई प्रोटॉन ले रहा है ना कोई प्रोटॉन दे रहा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, दिस थियरी नॉट एक्सप्लेन एसिडिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल लाइक BF3, AlCl3 एक्सेट्रा। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है जो इसको फ्लॉप बनाता है। और अगली थियरी जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे लुईस थियरी, सबसे इंपॉर्टेंट थियरी और सबसे लेटेस्ट जो आपके काम आएगी 11th में और 12th में आगे। सबसे एडवांस थियरी है एसिड बेस की है, लुईस थियरी। सही है, तो ये देखते हैं अगले टर्न पर। और लेक्चर के साथ साथ नोट्स पढ़िए, नोट शेयर कर दिए मैंने, नोट्स को लेकर बैठिए, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है, दिसंबर रनिंग और दिसंबर आपका चल रहा है, मतलब विद इन 2 and 2.5 months यू विल बी इन क्लास 12th
और फिर रियल पिक्चर आपके सामने। सही है, थैंक यू।